नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक ऐसा राजकुमार जिसके पास अपना कोई राजपाट नहीं था, उसने हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े मुल्क को जीत लिया। चलिए इसी कहानी को समझते हैं और उन जरूरी फैक्ट्स पर गौर करते हैं जो यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इस कहानी को कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि बाबर का वंश क्या था, मतलब वो आया कहाँ से था। फिर काबुल से भारत तक का उसका सफर कैसा रहा। उसके बाद आएंगी वो 4 सबसे अहम लड़ाइयाँ जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। फिर हम उसकी जबरदस्त युद्ध कला को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, बाबर की कहानी ना भारत से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है सेंट्रल एशिया से, एक ऐसे खानदान में जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जीत तो उनके खून में ही थी। मतलब सोचकर देखिए, उसकी रगों में दो दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ पिता के खानदान से वो तैमूर का वंशज था और दूसरी तरफ माँ के खानदान से वो चंगेज खान का वंशज था। अब जाहिर है, ऐसी जबरदस्त विरासत उसकी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाएगी ही। और हाँ, एक और जरूरी बात, भले ही उसके वंश की जड़ें मंगोलों से जुड़ी थी, लेकिन बाबर और उसका परिवार पूरे तरह से तुर्की कल्चर और भाषा को अपना चुके थे। इसीलिए वो खुद को चंगेज खान के दूसरे बेटे चगताई के नाम पर चगताई तुर्क कहता था। तो अब कहानी में एक मोड़ आता है। शुरुआत में बाबर को बहुत नाकामी मिली। उसे उज़्बेक सरदार शैबानी खान के हाथों अपना पुश्तैनी घर समरकंद तक गंवाना पड़ा। और यहीं से बाबर ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही अहम बदलाव किया। ये जो तारीखें हैं ना, ये बाबर की कहानी के टर्निंग पॉइंट्स हैं। सिर्फ 11 साल की उम्र में वो फरगना का शासक बना, लेकिन फिर 1501 में सरे पुल की लड़ाई में शैबानी खां से हार गया। जब उसे लगा कि वो अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता, तो उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसे अपना नया बेस बनाया। और यहीं से उसकी नज़रें हिंदुस्तान की तरफ मुड़ी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बाबर ने सिर्फ अपनी मर्जी से हमला नहीं किया, बल्कि उसे भारत से बकायदा न्योता मिला था। हुआ ये कि सिकंदर लोधी की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत में खलबली मची हुई थी। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी और सुल्तान इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान दोनों ही इब्राहिम लोधी से परेशान थे। यहाँ तक कि मेवाड़ के राणा सांगा को भी लगा कि ये सल्तनत को कमजोर करने का अच्छा मौका है। इन सब ने मिलकर बाबर को बुलाया। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो बाबर की जीत का सबसे अहम हिस्सा है। सोचिए, लगातार 4 साल और 4 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। इन्हीं 4 लड़ाइयों ने उत्तरी भारत में उसके राज की नींव डाल दी और हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थे वो 4 साल। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक अगले साल 1527 में खानवा का युद्ध, फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में खागरा का युद्ध। मतलब एक के बाद एक, हर साल एक बड़ी जंग, और हर जीत ने एक नए साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। ये टेबल एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, इसे ध्यान से देखिए। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, सामने था इब्राहिम लोधी। इस जीत ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1527 खानवा का युद्ध, राणा सांगा के खिलाफ। इस जीत से उत्तर भारत में उसका राज पक्का हो गया। फिर 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मैदिनी राय को हराकर मालवा पर कब्जा किया। और आखिर में 1529 में घाघरा की लड़ाई में महमूद लोदी को हराकर बचे खुचे अफगान विरोध को भी खत्म कर दिया। और खानवा की लड़ाई के बारे में एक बात और जाननी जरूरी है। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी, तो बाबर ने अपनी सेना का जोश बढ़ाने के लिए इसे जिहाद यानी एक पवित्र युद्ध का नाम दिया। और जब वो जीता तो उसने गाजी का टाइटल लिया, जिसका मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर कैसे अपनी छोटी सी सेना के साथ बाबर इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत कैसे गया? तो इसका जवाब छिपा है उसकी जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जो उस वक्त भारत के लिए बिल्कुल नई थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी तुलुगमा युद्ध प्रणाली। ये उसने उज़्बेकों से सीखी थी।
इसमें होता क्या था कि सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता था, लेफ्ट, राइट, सेंटर, आगे, पीछे। इससे वो अपने से कहीं बड़ी दुश्मन सेना को किनारों से घेर कर फंसा लेता था। पानीपत में लोदी की विशाल सेना के खिलाफ यही टैक्टिक काम आई थी। और तुलुगमा के साथ साथ एक और चीज थी जो गेम चेंजर साबित हुई, वो था तोपखाना। उत्तर भारत में इतने बड़े पैमाने पर बारूद और तोपों का इस्तेमाल पहली बार हो रहा था। उस्ताद अली कुल और मुस्तफ़ा जैसे उसके माहिर तोपची थे, और जब उनकी तोपों ने आग उगलनी शुरू की तो लोधी की सेना में भगदड़ मच गई। तो ठीक है, जीत तो मिल गई, लेकिन इन जीतों के बाद बाबर ने कैसा साम्राज्य बनाया और हिंदुस्तान पर उसका असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। और ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इतना कुछ करने के बाद बाबर का भारत पर राज सिर्फ 4 साल चला। 1526 में आया और 1530 में आगरा में उसकी मौत हो गई। लेकिन इन 4 सालों में भी उसने एक बड़ी विरासत छोड़ी। देखिए, 1504 में ही काबुल में उसने पादशाह यानी सम्राट का टाइटल ले लिया था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी जो तुर्की भाषा में है। उसने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए। और हाँ, पहले उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसकी इच्छा के मुताबिक उसके अवशेषों को काबुल ले जाया गया। और अपनी किताब बाबरनामा में वो उस समय के भारत के बारे में भी लिखता है। वो 2 बड़े हिंदू राज्यों का जिक्र खास तौर पर करता है, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़। इससे पता चलता है कि उसे भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप की अच्छी समझ थी। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? एग्जाम्स के नज़रिए से सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि बाबर के आने का सबसे बड़ा नतीजा था भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना। यही वो राजवंश है जिसे हम मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं और जिसने आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज किया। बाबर की कहानी दिखाती है कि कैसे धैर्य और पक्के इरादे से एक हारा हुआ राजकुमार भी एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है। सवाल ये है कि धैर्य और संकल्प की ये विरासत आज क्या कुछ कर सकती है।